हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए लहरों का राजहंस नाटक से संबंधित 230 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब ये आज का टॉपिक जो है भाग 2 रहेगा। इसे भाग 1 में हम लोग 50 प्रश्न लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज भाग 2 होगा जिसमें हम लोग 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं, माने कि 150 यानी कि 51 नंबर से लेके 150 नंबर तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और एग्ज़ाम का डेट जो है नज़दीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट मटेरियल है। और जिन्हें भी चाहिए, 1 से 2 दिन टाइम बचा हुआ है, तो जिन्हें भी चाहिए नोट्स का MCQ कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट करके जो भी टॉपिक आपको लगता है कि इसका रिवीजन करना चाहिए तो आप मैसेज करके परचेस कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं। अगर आपके पास खुद का नोट्स है तो उसी से पढ़िए। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध हैं? तो विकल्प सी होगा लहरों के राजहंस। देखिए यहाँ पर कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आषाढ़ का एक दिन आएगा, फिर लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। अब इन कुछ नोट्स और देख लीजिए, इसमें प्रकाशन वर्ष क्या क्या है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों का राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी और पैरों तले जमीन। इसके बाद नेक्स्ट है मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी जीवनी पर आधारित है? तो कालिदास। नेक्स्ट है मोहन राकेश ने अश्वघोष के काव्य सौंदर्यनंद को आधार बनाकर साहित्य की किस विधा की रचना नहीं की है? तो उपन्यास। बाकी सारे कहानी, रेडियो नाटक, नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में है? तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में। देवी सुंदरी ने देवी यशोधरा के प्रवर्ज्या ग्रहण करने के अवसर पर किस उत्सव का आयोजन किया? तो कामोत्सव। नेक्स्ट है जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है, तो पंक्ति अभिप्रेत का अर्थ है जब कपिल वस्तु में बुद्ध का प्रभाव प्रबल है। प्रश्न संख्या 58 लहरों का राजहंस नाटक के विषय में के बारे में सही जानकारी है। तो यह नाटक बुद्ध के भाई नंद पर आधारित है। इसमें भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का द्वंद्व है। इन दोनों किनारों के मध्य खड़े मनुष्य को समन्वय से ही सही दिशा मिल सकती है। और इसकी रचना अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर की गई है। उपयुक्त से भेजेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कथन लिखे हुए हैं। मुझे एक कथन किस पात्र का? नंद जी का है। सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का। यह किसका कथन है? सुंदरी का है। और अन्यथा यह न हो कि कल को भी भिक्षुनी का वेश धारण करने की बात सोचने लगे। कथन किसने किससे कहा? तो सुंदरी ने अलका से कहा। वे जब भी लौटकर आए अपने घर में आएंगे। किसका कथन है? देवी सुंदरी। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। यह किसका कथन है? तो भिक्षु आनंद का कथन है। यह भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश। सुंदरी ने यह कथन किसको कहा? तो अलका को कहा। नंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उपयुक्त जैसे कोई नहीं। नेक्स्ट है कल रात मुझे नींद नहीं आई। कथन किसने किससे कहा था? तो अलका ने सुंदरी से। नेक्स्ट प्रश्न जो है जो नहीं देखेंगे वे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। यह कथन किसने किसको कहा? तो सुंदरी ने अलका से कहा। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं।
यह किसका कथन है? तो नंद जी का कथन है। लहरों के राजहंस में समुचे पात्र कौन है? तो गौतम बुद्ध और यशोधरा दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों। इस नाटक में नंद के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है? तो विकल्प सी, श्यामांग। बार बार लगता है यह स्वर रात पर पहरा दे रहा है, यही इसे बीतने नहीं देता, किसका कथन है? नंद का है। यहाँ पर भी कथन है, सुंदरी के अनुसार तुम इस भवन के उन कर्मचारियों में से हो जो यहाँ रहकर भी यहाँ के नहीं रह हो पाए। इस कथन में तुम कहकर किसकी ओर संकेत किया गया है? तो श्यामांग की ओर, कहा की ओर। नंद के केस किसने काटे थे? तो बिच्छुआनंद ने। यहाँ पर भी कथन लिखा हुआ, ये किसका कथन है? तो सुंदरी का है। लहरों के राजहंस में नंद की पत्नी कौन होती है? सुंदरी है। लहरों का राजहंस नाटक में कामोत्सव का आयोजन कौन करवाता है? सुंदरी करवाती है। उद्यान में बैठक व्यवस्था हेतु सुंदरी किसे आदेशित करती है? तो शशांक को करती है। कामोत्सव हेतु कुछ विशेष मदिरा प्रस्तुत करने हेतु किसे कहा गया था? शशांक को कहा गया था। आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण करके रखा है, यह किसका कथन है? श्यामांग का है। श्यामांग को कमल ताल में क्या दिखाई देता था? तो छाया। श्यामांग को कमल ताल में दिखाई पड़ने वाली छाया किसका प्रतीक है? बुध का है। किसे स्वप्न में सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश दिखते हैं? अलका। लहरों का राजहंस नाटक का मूल उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य की द्वंद्वग्रस्त चेतना को प्रतिबिंबित करना। लहरों का राजहंस नाटक की कथा केंद्र बिंदु क्या है? सांसारिकता और अध्यात्म का चुनाव। राजकुमार नंद कौन है? गौतम बुद्ध का सौतेला भाई। नंद ने आखेट के समय किसका पीछा किया था? तो मृग का किया था। किसका प्रलाप नंद के ही मन के संघर्ष को ध्वनित या प्रतिध्वनित करता है? श्यामांग का। नंद के हाथ में दर्पण किसका प्रतीक है? तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। टूटा हुआ दर्पण किसका बना हुआ था? कच्चे रजत का। लगता है तुम पूरी रात नहीं सोई, नंद ये कथन किसको कहता है? अलका को। नंद महल के कर्मचारियों में से किस पर विशेष अनुराग रखता है? श्यामांग पर। नंद सुंदरी के माथे पर क्या चित्रित कर देने की बात करता है? पूरा आकाश। मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं नंद, जिसे तुमने रोके रखा है वो व्यक्ति कोई दूसरा ही है। उक्त कथन किसने किससे कहा? भिक्षु आनंद ने। नंद को किस बात का अपराध बोध हो रहा था? तथागत बुद्ध बिना भिक्षा लिए नंद के द्वार से वापस लौट गए थे। आज तक कभी, यहाँ पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। उक्त कथन सुंदरी के किस भाव को अभिव्यक्ति मिली? रूप गर्विता नारी। फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था? उक्त कथन अलका ने किससे कहा? सुंदरी से कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक किस स्थिति का नाटकीय पुनराख्यान है? नेक्स्ट है, लहरों के राजहंस नाटक के द्वंद्व का मुख्य आंतरिक द्वंद्व क्या है?
लहरों का राजहंस नाटक किस पत्ती पर लिखा गया है? आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पत्ती। जो व्यक्ति कल जाने के बाद लौटकर नहीं आया उसकी बात भी नहीं है। इस कथन में जो व्यक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? तो नंद के लिए। जो व्यक्ति कल जाने के बाद लौटकर नहीं आया उसकी बात भी नहीं, यह कथन किसका था? सुंदरी का है। नाटक में प्रधान कर्मचारी कौन था? श्वेतांग। नंद विशेष रूप से किसके प्रति आकर्षित है? तो बौद्ध धर्म के प्रति। यह उत्साह दूध फेन का उबाल है, 4 दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा। इस पंक्ति में किसके उत्साह को दूध फेन के उबाल के समान बताया गया है? तो कपिल वस्तु के लोगों के। शेमांग ने किस पर पत्थर फेंके थे? डरावनी छाया पर। देवी सुंदरी ने शेमांग को कहाँ उतारने का आदेश दिया? दक्षिण के अंधकूप में। यहाँ पर भी कथन लिखे हुए हैं। यह कथन किसने किसको कहा? सुंदरी ने अलका को कहा। कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कमल ताल के पास आकर कभी इनसे भी वे निर्वाण और अमरत्व की बात कहे। ये किसका कथन है? सुंदरी का। कमल ताल में पत्थर कौन फेंक रहा था? शेमांग। शेमांग को सुंदरी से माफी मांगने के लिए कौन कहता है? अलका। इसे नेकियन शेमांग को ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ आओ। देवी सुंदरी ने यह आदेश किसे दिया था? श्वेतांग को। सुंदरी शेमांग को अंधकूप में छोड़ने हेतु किसे आदेशित करती है? श्वेतांग को। सौंदर्य गर्विता सुंदरी का गर्व कब चूर हो गया? नंद का बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर बौद्ध भिक्षु के रूप में लौटने पर। घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके, ये किसका कथन है? भिक्षु आनंद का। मेरा इस समय इन्हें अकेली छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। अलका का यह कथन किसके बारे में है? सुंदरी के बारे में है। नाटक के अंत में नंद किस भाव से सामने के द्वार से चला जाता है? आहत भाव से। बस एक किरण, केवल एक किरण, किसके कथन के साथ ही नाटक का समापन होता है? शेमांग का। देवी सुंदरी के महल के द्वार पर भिक्षा याचना करने कौन आया था? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध नंद के द्वार पर दीक्षा लेने के लिए आए थे। यह सूचना कौन देता है? अलका। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश जी का नहीं है? लहरों का राजहंस। नहीं, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर अंधेरी नगरी होगा। ये तीनों नाटक था आपका मोहन राकेश जी का है। कामोत्सव में आने वाला प्रथम आखिरी एवं एकमात्र अतिथि कौन था? आर्य मैत्रेय। कामोत्सव से पूर्व नंद किससे मिलने गए थे? दोनों से। डर रही थी सब लोग आ चुकेंगे तो अंत में आने वाले अतिथि आप ही ना हो। यह पंक्ति किसकी है? सुंदरी का। प्रस्तुत नाटक में अलका किससे प्रेम करती है? शेमांग से।
देवी सुंदरी ने श्यामांग को कहाँ उतरने का आदेश दिए? दक्षिण के अंधकूप में। उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है। अलका यह कथन किसके लिए कहती है? श्यामांग के लिए। तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ श्वेतांग। यह प्रश्न श्वेतांग से किसने पूछा था? सुंदरी ने। यह कथन जो है सुंदरी ने श्यामांग को कहा। यह किसका कथन है? तो श्यामांग का कथन है। सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष, धूल भरा आकाश जैसे सपने किससे आते हैं? तो अलका को। राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बचकर आए हैं, इसका श्रेय सुंदरी ने किसको दिया? देवी यशोधरा को। गौतम, यहाँ पर भी देखिए कथन लिखे, कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कमल ताल के पास आकर भी कभी इनसे भी वे निर्वाण और अमृतत्व की बात कहे। इस कथन में इनसे शब्द के माध्यम से किसको संकेत किया गया है? राजहंस की ओर। कपिल वस्तु के किसी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने आप को कृतार्थ ना समझा हो। यह कथन किसने किससे कहा? तो ये सुंदरी ने नंद से कहा। मृग का शिकार करने के बाद नंद किस राज दरबारी से कामोत्सव विषय चर्चा करते हैं? मैत्रेय से। नंद ने रास्ते में मृग को देखा था। यह मृग कैसे मरा था? अपनी थकान से। नेक्स्ट प्रश्न है, देवी सुंदरी अपने उद्वेग का वास्तविक कारण किसे बताती है? स्वयं को। कोई स्वर नहीं, कोई किरण नहीं, सब कुछ इस अंधकूप में डूब गया। नेपथ्य से यह किसका कथन है? श्यामांग का। यह किसका कथन है? श्यामांग का। बार बार लगता है यह स्वर रात पर पहरा दे रहा है, यही इसे बीतने नहीं देता। इस कथन में किसके स्वर का उल्लेख हुआ है? तो श्यामांग का प्रलाप। मैं किस पर अधिक मुग्ध हूँ, तुम्हारी सुंदरता पर या तुम्हारी चातुरी पर? यह किसका कथन है? नंद का। आज भाग 2 का आज अंतिम प्रश्न है ये। वह एक व्यक्ति नहीं, 2 आंखें का अनचाहा भाव है जो हर्ष में इस घर की हवा में घुला मिला रहता है। यह किसका कथन है? सुंदरी का है। तो भाग 2 हम लोग 51 से 150 नंबर प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिए, और भाग 3 में जो बचे हुए प्रश्न रहेंगे 151 से लेकर 230 प्लस यानी 234 तक हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।